वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री का क्लास चला रहे हैं और खास उसके लिए जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पे हम लोग डेली चला रहे हैं और लगभग 1 महीना का टारगेट रखे हैं। 1 महीने में लगभग फिनिश कर देंगे। जैसे कि आपको पता है तीनों सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट आते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन सारे चीज़ों को चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे पहले वाले क्लासेज आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक पे जाके वहाँ से आप केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप वीडियो सारे देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे हमने एक जगह इकट्ठा करके वीडियो को प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। इसके ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं, ये चौथा क्लास है। इस क्लास के बाद इसको एंड कर देंगे। इसके बाद संडे में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें। उस दिन आप लाइव आइए और लाइव सेशन चलाएंगे और उसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका आंसर देंगे और आप देखेंगे कि जो थ्योरी सेक्शन को आपने पढ़ा है वो आपका कितना कंप्लीट हुआ है। उसमें हम क्वेश्चन कुछ प्रीवियस के भी लिए रहेंगे और कुछ आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन ऐड किए रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो। तो उस दिन आप संडे के दिन जरूर लाइव आए। आपको हम नोटिफिकेशन डाल देंगे कि कितने बजे लाइव आना है हमें, इस चीज़ को हम आपको बता देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे आज बात करते हैं तो थोड़ी सी आपको पीछे वाली चीज़ों को भी रिमाइंड करा दे। जैसे कि हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था कि जो पीरियोडिक टेबल का प्रारंभिक जो इसका निर्माण था वो किस तरह से हुआ था, जो स्टार्टिंग में किस तरह से बहुत सारे तत्वों खोज हो चुकी थी और लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी वजह से धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल का विकास करते गए और विकास करते करते एक आधुनिक पीरियोडिक टेबल बना दिए जो कि आज भी वो चलता है और उसका यूज हम लोग आज भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने पीछे पढ़ा था और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो आज हम स्पेशली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिलेट करते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह हेल्पफुल हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस टाइम जितने भी कोचिंग हैं वो सारे कोचिंग बंद हैं और कहीं से स्टूडेंट को कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने 1 महीने का टारगेट रखा कि 1 महीने में सारी चीज़ों को फिनिश कर देंगे, सारी चीज़ पढ़ लेंगे। इसके बाद जब टाइम बचेगा तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसे कि एग्जाम में आते हैं उसी टाइप से हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने थे, ग्रुप 18 हमने पढ़ा था और इसको कितने भागों में बांटा गया था, 18 ग्रुप को 9 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम आवर्त की बात कर लें, पीरियड की बात कर लें तो आवर्त यहाँ पे कितने थे, आवर्त हमने देखा था कि 7 था। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लें तो आवर्त जो ये वर्टिकल लाइनें पड़ी हुई हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आए काउंट करते हुए तो ये हमें आवर्त दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 7 तक क्या है, आवर्त है। ठीक है, अगर हम इसी में बात कर लें कि अगर हम जो वर्टिकल लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें के अगर हम एक एक काउंट करते ऐसे जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रुप यानी समूह यानी वर्ग मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि 1 से 18 तक यहाँ से हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक कितने ग्रुप आ रहे हैं, 18 ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से तत्व कहाँ पे हैं, क्या क्या विशेषता है और कितने ब्लॉक में बांटा हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि इसको अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक हमने 4 ब्लॉक में बांटा था। जैसे कि ये 2 ग्रुप हैं, पहले कि इसको एस ब्लॉक में रखा है और यहाँ पे जो 6 ग्रुप हैं इसको किस में रखा गया है, पी ब्लॉक में, और बीच वाले जो हैं एस और पी के बीच में उसको डी ब्लॉक में रखा गया है और उसके नीचे जो हाईली रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनको स्पेशली एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसकी अगर बात करें फादर तो इसके फादर कहे जाते हैं मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर जनक कहा जाए तो हेनरी मोजले हैं।
तो आपको ये सारी चीज़ों को हमने कल पढ़ा दिया था, आज आपको थोड़ी सी रिवाइज करा दिया है। तो आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, अगर इंग्लिश में इसको बोले तो इलेक्ट्रो एफिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एफिनिटी। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहाँ से किस तत्व का क्या रहता है और कैसे बढ़ता है, किस तरह से घटता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसे कहते हैं जब किसी अक्रिय गैस से उसे ऋणात्मक आयन में बदलना हो। आपको पता है कि अक्रिय गैस कौन से हैं, 18 ग्रुप वाले हैं। ठीक है, अगर अक्रिय गैस आपको पता है कि कोई आयन नहीं रखते, वो शून्य समूह हो जाते हैं और वो अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अक्रिय तत्वों को उसको आयनन में चेंज करने के लिए, ऋणात्मक में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अक्रिय गैसों को आयनन में चेंज करने के लिए, ऋणात्मक आयन में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता है कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात करें यहाँ पे तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम यहाँ से अगर लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इधर से इधर जाएं, ठीक है, इधर से यानी अपने बाईं ओर से दाईं ओर जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। अगर यहीं पे हम आवर्त की बात करें, ठीक है, आवर्त की हम बात करें तो आवर्त में अगर हम ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, बढ़ती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ग में तो वर्ग में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, अगर बाएं से दाएं आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे बढ़ता है। अगर हम इस साइड से अगर इधर आए तो क्या है, घटता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, हीलियम का, क्योंकि हम बात कह रहे हैं कि बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रहा है। तो सबसे किनारे पे क्या है, हीलियम, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होगा। अगर इसको हमें नेगेटिविटी बनाना हो, इसको आयनन में चेंज करना हो, आयन में चेंज करना हो तो इसको आयन में चेंज करने के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, वही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि अगर हम आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, अगर हम नीचे से ऊपर आवर्त में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता, अगर आवर्त में हम बात करें तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे किसकी ज़्यादा होगी, तो इसका हीलियम का होगा। ठीक है, और सबसे अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जैसे आपको 3-4 तत्व दे देगा, जैसे कि हम यहाँ पे अगर पूछ लिया कि निम्न में से, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रहे हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे बोरान की बात कर लें पहला, और दूसरा हम यहाँ पे बात कर लें नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की, और तीसरा हम बात कर लें यहाँ पे फ्लोरीन की, ठीक है, और चौथा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिथियम की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा है, तो हमने क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में यहाँ बताया कि हम अगर
लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। अगर यहाँ से हम अगर बॉटम से टॉप के साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और टॉप से बॉटम की साइड में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो हम उसी हिसाब से देख लेंगे, जैसे बोरान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, लिथियम हो गया। तो निम्न में से आपसे पूछ देगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन, लेफ्ट से राइट सबसे लास्ट कौन हो रहा है। तो लिथियम की बात करें तो ये स्टार्टिंग की है, इसकी तो सबसे कम इन तत्वों में से इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन 17वें ग्रुप की आता है, जैसे कि हम बात कर लें वहाँ पे जो नोबेल गैसेज हैं, ठीक है, तो 17 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो फ्लोरीन से पहले आता है। ब्रोमीन की बात करें तो ये भी नाइट्रोजन फ्लोरीन से पहले आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए इनमें से तो क्या होगा, हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे अगर आवर्त से भी तत्व देकर, जैसे कि आपसे पूछ ले कि पहला ऑप्शन दे दे सीजियम, अगर दूसरा ऑप्शन दे दे यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, और तीसरे की हम बात करें तो आपके यहाँ पे दे दे सोडियम, ठीक है, और चौथे की हम बात करें तो यहाँ पे दे दे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन दे दे या फिर लिथियम दे दे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि अगर बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और बॉटम से अगर टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो हम देखेंगे कि सीजियम क्या है, सबसे नीचे है। पोटेशियम की बात करें तो सीजियम से ऊपर है, और सोडियम की बात करें तो पोटेशियम से भी ऊपर है यहाँ पे, और लिथियम की बात करें तो सबसे ऊपर है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर इसमें पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता लिथियम का होगा इसमें से, और सबसे कम अगर पूछ लेता है तो सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज है, अगले प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे हमने पहला इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ लिया, और दूसरा प्रॉपर्टीज है आयनन विभव, ठीक है फ्रेंड्स। आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे कि कोई अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस से अगर उसको धनात्मक बनाना हो, धनायन बनाना हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई अक्रिय गैस है, उसको अगर हमें धनायन बनाना हो, धनायन तभी बनेगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी को डोनेट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो जो अक्रिय गैस होते हैं वो अस्थायी होते हैं, न वो ऋणायन होते हैं, न धनायन होते हैं, वो उदासीन होते हैं, अक्रिय होते हैं, कहीं से कोई रिएक्टेंट नहीं करते। तो अक्रिय गैस को धनायन बनाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं, ठीक है, आयनन विभव कहते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे कि पीरियोडिक टेबल में जो आयनन विभव एक प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या सिचुएशन रहती है, क्या स्थिति रहती है, तो अगर हम यहाँ पे अगर लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाते हैं तो आयनन विभव जो है, आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर आए तो आयनन विभव घटता है, ठीक है, घटता है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर हम बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो क्या है, आयनन विभव बढ़ता है। अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो आयनन विभव क्या है, घटता है। ये क्या है, बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, आयनन विभव बढ़ता है। तो आयनन विभव के हमने जान लिया आयनन विभव क्या होता है। इसी तरह इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे के अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, 4 ऑप्शन आपसे दे के पूछ लिया जाए कि इसमें किसकी आयनन विभव सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे पहला आपको दे दिया जाए कैल्शियम, ठीक है, दूसरा दे दिया जाए आपको Zn, ठीक है, तीसरा दे दिया जाए आपको सल्फर, अगर यहाँ पे चौथा दे दिया जाए आपको क्लोरीन, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ लिया जाए इनमें सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसकी है, तो हम बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, तो जो सबसे राइट में होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट में
उसी का होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैल्शियम, Zn, सल्फर क्या है, क्लोरीन से पीछे ही है, ठीक है। सबसे अगर सबसे दाहिनी ओर की बात करें, सबसे लास्ट में क्या है, 17वें ग्रुप में आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका आयनन विभव होगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि अगर इसी में अगर सबसे कम आयनन विभव की बात करें आपसे, तो सबसे कम आयनन विभव के लिए हम देखेंगे कि सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरीन बिल्कुल राइट साइड में है, और अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, सबसे लेफ्ट साइड में है, इसलिए कैल्शियम का आयनन विभव सबसे कम होगा। किसी भी तत्व का दे दें तो आपको ये पता रहेगा कि किधर से किधर आयनन विभव घटता है और किस साइड से किस साइड बढ़ता है। तो आप किसी तत्व का भी बता देंगे, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, तत्वों की सिचुएशन पता होना चाहिए, तत्वों का स्टेबिलिटी पता होना चाहिए कि कहाँ होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम और बात कर लेते हैं। इसमें अगला हो गया, आगे यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। तो फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मकता की बात करें यहाँ पे हम, अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल तो पता था कि जो धात्विक, जो क्या है, ज़्यादा धात्विक हैं, प्रबल क्षारीय धातु हैं, वो कहाँ रखे गए हैं, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में। और जो अक्रिय और अम्लीय, जो ज़्यादा प्रबल अम्लीय धातु हैं वो कहाँ रखे, अधातु, वो कहाँ रखे गए हैं, हमारे राइट साइड में, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है उधर आपको धातु मिलेंगे, और जो राइट साइड है हम पीरियोडिक टेबल के, उसमें आपको अक्रिय गैसेज मिलेंगे, अधातु मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, क्योंकि जो अधातु होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी वो ज़्यादा रखते हैं, और जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रखते हैं, ठीक है। तो इधर से इधर हम अगर बढ़ रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि राइट से अगर लेफ्ट आते हैं तो यहाँ पे घटता है, ठीक है। ये वर्ग की बात हो गई। अब हम आवर्त की इसी तरह बात करें तो जो आवर्त है, आवर्त में क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, अगर हम बॉटम से टॉप की ओर जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अगर हम टॉप से बॉटम किया है तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। अगर हम आवर्त में बात करें तो जो सीजियम है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इधर बात कर लें, ठीक है, इधर वाले की बात कर लें कि इधर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ठीक है। तो इधर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन का होता है, ठीक है। 17 ग्रुप, जो 17 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, उसमें हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे ऊपर हम बात करें, अगर टॉप से बॉटम से टॉप में बात करें तो फ्लोरीन आ रहा है, और अगर हम लेफ्ट से राइट बात करें तो फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है। और 18वें की बात करें तो 18वां में कोई चार्जेज नहीं होता, ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं करते, वो अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अस्थायी की बात करें तो फ्लोरीन यानी 17 वाले होते हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। तो जो 17 ग्रुप वाले हैं, अगर उससे कोई अगर एलिमेंट्स संयोजन करता है, ठीक है, साझा करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, अपने तरफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के वो अपने अष्टक को पूरा करके अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इधर बात करें, ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। और इधर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो लिथियम की होती है। इधर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होती है इस साइड वाले तत्वों को जो धात्विक होते हैं, और इस साइड
तत्वों को जो अधात्विक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, खींचने की अपनी ओर क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको 4 ऑप्शन पूछ ले तो आप आसानी से बता देंगे, जैसे कि इन तत्वों के लिए आप जानते होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विद्युत धनात्मकता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत धनात्मकता के बारे में। तो फ्रेंड्स, विद्युत धनात्मकता हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं, तो धात्विक जो मेटल होते हैं उनमें विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे कम किसमें पाए जाते हैं, तो जो अधातु होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर हम अपने लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। धातुएं जो प्रबल धातुएं हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड रखे गए हैं। और जो अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड में क्या है, सबसे लास्ट में तो अक्रिय रखे गए हैं, लेकिन उनसे पहले की हम बात करें तो अधातु रखे गए हैं। ठीक है, अधातु सबसे ज़्यादा, अगर प्रबल अधातुओं की बात करें, सक्रिय धातु, तो वो क्या हमारे राइट साइड में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम धनात्मक विद्युत धनात्मकता की बात करें, जो अगर हम यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है विद्युत ऋणात्मकता का, अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट जाए तो विद्युत धनात्मकता घटती है। यहीं पे अगर हम इस साइड की बात कर लें, आवर्त की, पीरियड की, तो पीरियड में क्या है, पीरियड में अगर हम बात कर लें कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता क्या है, बढ़ेगा। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता घटेगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अगला प्रॉपर्टी है परमाणु त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक पढ़ लिया विद्युत धनात्मकता तक, अब हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या जो है, अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो जैसे हम आवर्त में बात कर लें तो परमाणु त्रिज्या, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएँ, टॉप से बॉटम की तरफ आए तो परमाणु त्रिज्या, जैसे कि एरो आप देख रहे होंगे, टॉप से बॉटम की ओर आए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, अगर हम बॉटम से टॉप की ओर जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आएँ तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो परमाणु त्रिज्या क्या है, घटती है। तो कैसे घटती है इसको हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे आवर्त में बात करें तो जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जितने परमाणु क्रमांक कम होंगे उसके उतने परमाणु त्रिज्या कम होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जैसे बात करें आवर्त की बात करें हम, तो आवर्त में जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे हम बात करेंगे कि लिथियम की, तो लिथियम का क्या होता है, अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3 होता है। अब इसके कितने उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम बात कर ले लिथियम की, ठीक है, लिथियम की, तो लिथियम क्या है, लिथियम में 3 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1। ठीक है फ्रेंड, इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु है, परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम अगर सोडियम की बात कर लें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 11 होता है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए, और यहाँ पे 3s1 हो जाएगा, 10 से 11। ठीक है, तो इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो गए। अगर इसकी हम कक्षकों की संख्या की बात करें तो इसकी कक्षक की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद जो परमाणु त्रिज्या है वो भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे कि हम बात कर लेंगे कितने कक्षक हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में भर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा भी आ रहा है,
तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिथियम, सबसे ऊपर लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 कक्षक हैं, यहाँ पे 2 सेल हैं, 2 सेल में इलेक्ट्रॉन हमने 3 भर दिया, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 सेल हो गए। तो इसी तरह सेलों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो इसकी आकार क्या हो गई, इससे इसकी आकार इससे बड़ा हो गया। तो इसीलिए क्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है टॉप से बॉटम में आने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस साइड की। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की बात करते हैं। तो लेफ्ट से राइट में जाने में हम देखते हैं कि डिक्रीज होती है, जो इनका परमाणु त्रिज्या होती है वो डिक्रीज होती है। लेकिन कहाँ तक डिक्रीज होती है, ये 17 तक। 17 और 18 में क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, 17 और ग्रुप जो है 17 और ग्रुप 18 में एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 18 ग्रुप है उसको 0 समूह भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अपना अष्टक पूरा करके 18 समूह वाले अस्थाई हो जाते हैं। लेकिन अगर सबसे हाईली अस्थाई की बात करें तो वो क्या होते हैं, 17। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखते हैं 17 वाले। तो इस क्षमता के कारण क्या है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता की क्षमता ज़्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, उसके कक्षक सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो ये फ्लोरीन है, ये 17 ग्रुप वाले हैं, इसका परमाणु आकार अगर हम बात करें तो परमाणु आकार इसका अगर साइज की बात करें परमाणु त्रिज्या का, तो परमाणु त्रिज्या इसकी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम 16 तक बात करेंगे तो इसकी क्या है, परमाणु त्रिज्या कम रहती है, इसकी ज़्यादा रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 17 ग्रुप 17 और 18 में परमाणु त्रिज्या किसकी ज़्यादा है, या तो आपको दे देगा इधर ग्रुप 15, 16, 17, 18, इसमें से पूछ लेगा कि परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा इसमें से किसकी है, तो आपको बताना है 18, क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटता जा रहा है। तो सबसे लास्ट में 18 है तो इसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन सबसे कम इसका नहीं है, सबसे कम है 17 वाले का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसलिए 17 का सबसे कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी और भी आपको एलिमेंट्स दे दे ऑप्शन बना के और आपसे पूछ ले कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और बात करते हैं। आगे और है अगला परमाणु आकार। ठीक है फ्रेंड, तो परमाणु आकार भी सेम है। जैसे हम बात करें कि परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वही है, परमाणु आकार अगर टॉप से अगर बॉटम की ओर आए तो परमाणु आकार बढ़ता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि कक्षकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, उसकी आकार भी बढ़ रही है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात कर लें, लेफ्ट से राइट में बात कर लें, तो परमाणु जो आकार है वो क्या है, घटता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, घटता जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अगर ज़्यादा परमाणु आकार की बात करें तो 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा परमाणु आकार, अगर छोटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा 17 वाले का है, और सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो 17 वाले के आता है सबसे कम परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु आकार। ठीक है, और उससे पहले 18 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे अगर छोटा अगर होना चाहिए आकार तो इसका होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा होता है 17 वर्ग वाले के। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं धात्विक लक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या बात करते हैं, धात्विक लक्षण। तो धात्विक जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अपने लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो प्रबल क्षारीय धातु होते हैं, प्रबल क्षारीय। ठीक है, कुछ ऐसे धातु होते हैं इसमें जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, इतने प्रबल होते हैं, इतने सक्रिय होते हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें तो उधर प्रबल अम्लीय अधातु होते हैं, प्रबल अम्लीय अधातु। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि धात्विक लक्षण, तो धात्विक लक्षण जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धात्विक लक्षण क्या है, घटते हैं। ठीक है, जब हम लेफ्ट से इधर राइट जाते हैं धात्विक लक्षण क्या है, घटते हैं, घटता है। और अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो क्या है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस साइड है जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रोवेडियम, सीजियम, ये सब क्या है, ये धात्विक हैं और प्रबल सक्रिय धातु हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर हम अधात्विक की बात करें तो अधात्विक इस साइड घट रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहले ग्रुप के, तो पहले ग्रुप में क्या होते हैं, प्रबल क्षारीय धातु, प्रबल क्षारीय धातु। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जब भी इधर बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, यहाँ पे एक जिग जैग लाइन मिलता है, इस लाइन के बाद से इधर अधातु स्टार्ट हो जाते हैं, और इस जिग जैग लाइन में जो भी पड़ते हैं वो क्या होते हैं, मेटालाइड होते हैं, वो उपधातु होते हैं, वो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं अब क्षारीय लक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। हमने धात्विक लक्षण देख लिया, अब हम क्षारीय देखते हैं, क्षारीय लक्षण। तो फ्रेंड्स धातुओं और अधातुओं में अगर हम क्षारीय लक्षण की बात करें तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या है, क्षारीय लक्षण घटते हैं, क्या करते हैं, घटते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो क्षारीय लक्षण घटते हैं, क्योंकि जो प्रथम द्वितीय ये होते हैं वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले वर्ग की बात कर लें तो प्रबल क्षारीय होते हैं, ठीक है। ये कुछ धातु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जैसे कि हम बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्रबल क्षारीय धातु हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, जिसको स्वतंत्र अवस्था में हम नहीं रख सकते, ठीक है। इसे मिट्टी के तेल में या कुछ ऐसे चीज़ों में रखते हैं जिससे रिएक्शन ये न करे, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्याग देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या करते हैं, वो अस्थायी बनाने के लिए रिएक्शन बहुत जल्दी कर जाते हैं, इसलिए जैसे सोडियम की बात करें, पोटेशियम की, तो इसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सक्रिय क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, क्षारीय धातु घटते जाते हैं। अगर हम टॉप से बॉटम से टॉप की ओर जाएं तो क्षारीय धातु क्या है, बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर लें तो लिथियम सबसे प्रबल क्षारीय धातु माना जाता है, ठीक है। इसको खुले में नहीं छोड़ सकते, खुले में छोड़ने से एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग के अस्थायी बना के रिएक्शन कर जाते हैं बहुत जल्दी। इसी तरह सोडियम और इसकी बात करें तो थोड़ा कम होता है, पोटेशियम थोड़ा कम, रोबेडियम, सीजियम थोड़ा कम होते जाते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्रांसियम की बात करें तो फ्रांसियम क्या है, फ्रांसियम उपधातु में आ जाता है। पहले वर्ग का ऐसा, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि पहले वर्ग का ऐसा तत्व जो कि क्या हो, उपधातु हो, मेटालाइड हो, तो कौन सा है, फ्रांसियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है, इसके क्षारीय धात्विक गुण जो होते हैं बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, क्षारीय धातु के गुण कम मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता की हम बात करें तो संयोजकता, जैसे कि हम बात करें कि संयोजकता जब हम एक से बढ़ते हैं, ग्रुप 1, 2, ठीक है, ग्रुप 1, 2, और हम इधर बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम बढ़ते हैं तो इधर से बढ़ती है, 1, 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया, ठीक है। और कार्बन तक हम आ गए तो कार्बन क्या है, कार्बन तक 1, 2, ठीक है, 3, अब 1, 4 कार्बन वर्ग वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, 4 संयोजकता रखते हैं अपने अंदर, और ये क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते ये जो कार्बन ग्रुप वाले हैं। जैसे कि इसकी संयोजकता की बात करें तो इस वर्ग में जो कार्बन वर्ग वाले में है, जो 14वां ग्रुप है, वो 4 इसकी संयोजकता होती है, और इलेक्ट्रॉन ये साझा करते हैं, एक दूसरे से लेते और देते दोनों हैं, डोनेटर और एक्सेप्टर का काम करते हैं। वो डायरेक्टली किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं देते, जैसे कि हम लिथियम, सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को ये दे के धनायन बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 से लेके अगर हम बात करें 13 तक, तो क्या है, संयोजकता 1 से 3 तक बढ़ती है। लेकिन अगर 14वें ग्रुप की बात करें तो यहाँ 4 हो जाता है, फिर 4 से इधर अगर 18 तक की बात करें तो 18 में तो 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम 17 तक बात करें, 14 से लेकर 17 तक, तो इधर इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता होती है 3, 2, 1, फिर से उधर घटने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। और अगर हम बात कर लें इधर कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये क्या करते हैं, उभयधर्मी रखते हैं। क्या रखते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मी, ठीक है। उभयधर्मी की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ एक से ज़्यादा गुण रखते हैं। जैसे कि हम बात करें तो फेरक जो आयरन है वो फेरस भी बनाता है, ठीक
ठीक है, ऑक्साइड के साथ, और फेरिक भी बनाता है, यानी एक से ज़्यादा गुण रखते हैं कोबाल्ट और निकिल, इसलिए इसको उभयधर्मी एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि उभयधर्मी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से रखते हैं ऐसे, तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रारूपिक तत्व, कि प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रारूपिक तत्व की बात करें तो अगर वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग, और अगर हम आवर्त की बात करें तो छठा और सतवां जो आवर्त है, ये क्या है, जो लेंथेनाइट और रेक्टेनाइट हैं, ये क्या करते हैं, प्रारूपिक तत्व रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रखते हैं, रेडियो एक्टिव रखने वाले गुण वाले तत्व रखे गए हैं इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, विकर्ण संबंध। तो फ्रेंड्स, जो दूसरे आवर्त और सेकेंड आवर्त के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं अपने, ठीक है। कैसे विकर्ण संबंध रखते हैं, जैसे कि हम बात कर ले कि जो सेकेंड आवर्त के तत्व हैं वो जो थर्ड आवर्त के तत्व हैं उनसे क्या करते हैं, समानता रखते हैं। कैसे रखते हैं, एक विकर्ण के रूप में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध भी कहते हैं। और विकर्ण संबंध में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व आते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिर जैसे कि हम बात कर लें कि पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग का जो होता है, इस तरह से ये क्या कहते हैं, विकर्णता संबंध रखते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात कर ले आगे बेरिलियम और एल्युमिनियम का, यानी सेकेंड वर्ग और थर्ड वर्ग के जो तत्व आते हैं सेकेंड वर्ग के सेकेंड आवर्त में, ठीक है, और थर्ड वर्ग के थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। उसी तरह अगर हम बोरान की बात करें सिलिकॉन से, तो ये भी क्या करते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। आगे और भी इसी तरह विकर्ण संबंध रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये विकर्ण संबंध रख रहा है, ये विकर्ण संबंध रख रहा है, और क्या कर रहा है, ये विकर्ण संबंध रखना है। तो मोस्टली इन तीन तत्वों में से ही आपसे पूछ लेगा। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि जो मैग्नीशियम है वो किससे विकर्ण संबंध रखता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन विकर्ण संबंध रखता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम निम्न में से किससे विकर्ण संबंध रखता है, तो आपके यहाँ दे देगा सोडियम ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा मैग्नीशियम, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा एल्युमिनियम, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको सिलिकॉन। तो आपसे पूछ लेगा कि जो लिथियम है निम्न में से किससे विकर्ण संबंध रखता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको अगर आपको सही से आपने पढ़ा है, आपको इस चीज़ का अगर फोकस किया है, तो आपको आसानी से बहुत तुरंत आप आंसर दे देंगे। तो जो मैग्नीशियम है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला वर्ग यानी सेकेंड ग्रुप के पहला वर्ग, ठीक है, और थर्ड ग्रुप के दूसरा वर्ग जो है वो क्या करते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध रखता है, और बेरिलियम की बात करें तो एल्युमिनियम के साथ, और बोरान की बात करें तो सिलिकॉन के साथ। तो इसी तरह घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, और नीचे कौन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ये जो है 3 तत्व आपस में विकर्ण संबंध रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी बात तो कर ली हम। अब आगे हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने टोटल तत्व अभी तक रखे गए हैं, 118। ये कब रखे गए हैं, कब तक के ये रखे हुए पीरियोडिक टेबल अपडेट है, 2016 से पहले तक। इसमें 2016 से पहले तक 118 तत्व, 118 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम 2016 की बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट और खोज लिए गए हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल अपडेट नहीं किया गया है। अपडेट 2016 से पहले ही किए गए हैं, जिसमें 118 तत्व उसमें रखे गए हैं। तो इस समय अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक कितने तत्व एलिमेंट्स खोज हो चुके हैं, 126, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये अपडेटेड चीज़ें हैं,
ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ आपको बहुत कम मिलेगा, जो कि अपडेटेड बुक आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक से प्राप्त तत्व कितने हैं। तो प्राकृतिक से जो नेचुरल तरीके से प्राप्त तत्व हैं 94 हैं, और आगे हम बात कर लें कि जो कृत्रिम विधि से तत्व बने हैं जो मानव द्वारा संश्लेषित किए गए हैं वो कितने हैं, वो हैं 24। तो 24 और 94 कितने हो गए, 118। ठीक है, अब हम अगले की बात करते हैं कि धातुओं की संख्या। अगर पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछे कि धातुओं की संख्या कितनी है, तो धातुओं की संख्या है 91। ठीक है, अगर अधातुओं की संख्या पूछे आपसे तो कितना है 20, और अगर उप धातुओं की संख्या पूछे, मेटोलाइट की संख्या पूछे, तो वो कितना है 7 है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं 5वें नंबर की कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे हल्का तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। और अगर सबसे भारी तत्व की आपसे बात करें कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन पॉइंटों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। ठीक है फ्रेंड, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, और सबसे हल्के तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन। इसके बाद 6ठे नंबर की बात करते हैं तो सबसे हल्का धातु कौन सा है, सबसे हल्का धातु तत्व। ठीक है, तो सबसे हल्का धातु तत्व की बात करें तो लिथियम है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर के कि द्रव धातु कौन सा है। ठीक है, धातु है लेकिन द्रव है, तो वो कौन सा है ऐसा एलिमेंट्स जो कि द्रव के साथ धातु भी है, दोनों का द्रव का भी गुण रखता है और धातु मेटल भी है, तो वो पारा है। उसी तरह आपसे अगर क्वेश्चन कर ले कि वो कौन सा धातु है जो कि द्रव है और अधातु है, ठीक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि क्या है अधातु होने के साथ साथ द्रव भी है, तो वो कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, ब्रोमीन। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है 9वां, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनमें से विद्युत का सबसे अच्छा अगर सुचालक की बात करें तो सबसे अच्छा सुचालक किसको माना जाता है, चांदी को। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय। ठीक है, आघातवर्धनीय का मतलब है कि अगर उसको हम लंबा खींचते जाएं तो वो लंबा खींचता जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि उसकी लंबाई में वृद्धि होता जाएगा, हम उसको जितना लंबा बढ़ाते जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय की बात करें तो किसमें होता है, सोना में होता है। ठीक है फ्रेंड, सोने में अगर हम 1 ग्राम सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने से हम लगभग इसमें 1.5 से 2 किलोमीटर तक की हम लंबा उसमें तार खींच सकते हैं। ठीक है, इतनी इसमें आघातवर्धकता होती है। तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता की बात करें तो सोना आपको वहां पे टिक लगाना है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील अगर अधातु की बात करें, ठीक है, धातु की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन। और आपसे अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछ ले कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला विद्युत ऋणात्मकता, तो यही हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला फ्लोरीन ही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले घुमा के थोड़ा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो आपको क्या करना है, क्लोरीन टिक करना है वहां पे, फ्लोरीन को नहीं टिक करना है। फ्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा रखने वाला और क्रियाशीलता सबसे ज्यादा रखने वाला तत्व है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अगर पूछे तो वहां पे क्लोरीन लगाना है। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करते हैं, मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो कौन सा है, सोडियम है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हम अगर पीरियोडिक टेबल के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में क्रियाशील क्षारीय धातु होते हैं, जिसको स्वतंत्र रूप में कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते। जैसे कि हम लिथियम की बात कर लें, सोडियम की, पोटेशियम के, ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, बाहर नहीं रह सकते, वो क्रिया कर बहुत जल्दी क्रिया कर जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसी तरह पोटेशियम को भी, लिथियम को भी कोई ऐसे चीज़ों में रखा जाता है जिससे वो क्रिया न करे। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगला है 13 नंबर। तो फ्रेंड्स 13 नंबर में है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक क्या मिलता है, कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। ठीक है,
आगे कुछ और एक दो चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो जो भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, भू प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स, भू प्रॉपर्टी में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें अगर पूछे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीजन है। अगर यहीं पे तत्व कह रहा है, अगर यहीं पे पूछ ले कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, अगर धातु की पूछ ले कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल का सेशन यहीं पे खत्म होता है। इसके ऑलरेडी आज का लेकर 4 क्लास हो चुके हैं। तो आई होप कि पीरियोडिक टेबल से जो भी रिलेटेड चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे एग्जाम में, वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे अगर ये 4 वीडियो को आपने, हमारा ये 4 वीडियो को देखा होगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर यूपी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पॉली के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।